क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक आईडी लिखी हुई है। क्या आईडी है? कैन यू रीड दिस गिरीशा? Yes, sir. So the ID written is demo SRS 53. या सो आईडी इज डेमो SRS 53, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है? द एप्लीकेशन शैल अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट अ न्यू एम्प्टी डॉक्यूमेंट। तो जब मैंने आप लोगों को RTM पढ़ाया था, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, तो आपको याद होगा कि उसमें जो फर्स्ट कॉलम था वो किसका था? SRS ID का था। दूसरा कॉलम क्या था? जो ये लाइन लिखी हुई है वो था। और जो उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स थे वो टेस्ट केस आईडी के कॉलम्स थे। डू यू पीपल रिमेंबर और शुड आई शेयर दैट अगेन RTM विद यू? Yes, I remember. ओके। वेट मैं एक बार ही दिखा देता हूँ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपकी RTM की विंडो थी, RTM की शीट थी। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? SRS 01, यानी कि ये SRS की आईडी है। तो ये जितनी भी SR के नाम से हैं ये सारी SRS की आईडी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद टेस्ट केसेस आईडी थी। तो ये टेस्ट केसेस का मतलब, ये क्रॉस का मतलब क्या था कि ये टेस्ट केस 1 इस फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए बना दिया गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब था। उसके बाद देखिए ऐसे ही दूसरी लाइन लिखी हुई है, डेमो SRS 54। If the current document contains unsaved changes, then the application shall allow the users to save changes. उसके बाद open file, save local file, फिर document template। document template में क्या है? The application shall allow the users to create a document template from the demo opened document। तो इस तरीके से ये हर चीज़ के बारे में लिख रखा है कि हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। अब एक्सपोर्ट का लिखा हुआ है कि हम बाहर से किसी कंटेंट को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे एप्लीकेशन को। द एप्लीकेशन शैल अलाउ द यूजर्स टू एक्सपोर्ट द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट व्यू टू HTML। और SRS 77 इज द एप्लीकेशन शैल अलाउज द यूजर्स टू एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स टू CSV। तो ये इसकी सारी Excuse me, sir. फीचर। यस प्लीज। सर ये पढ़ा क्या रहे हो? सर मैंने काफी टाइम बाद ज्वाइन करा है। बेटा मैं SRS करवा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे देखिए। हाँ सर। उसके बाद देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी को हर एक किसी चीज़ से रिलेटेड सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं और उन रिक्वायरमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग उसकी आईडी लिखी हुई है। अब ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद देखिए एडिट डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कि द एप्लीकेशन शैल अलाउ द यूजर्स टू मूव सेलेक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट सेक्शंस विद इन द डॉक्यूमेंट। तो ये सारे फीचर्स लिख रखे हैं जो कि एक डेवलपर को इम्प्लीमेंट करने हैं अब प्रोजेक्ट बनाते टाइम। फिर रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स, कस्टम एट्रीब्यूट्स, अटैचमेंट्स, कमेंट्स, ट्रेसेबिलिटी, लिंक्स इन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद
फिल्टरिंग होनी चाहिए, फुल टेक्स्ट सर्च कैसे होगी उसमें, फिर यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, फिर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। तो परफॉर्मेंस में देखिए जैसे 2.4.1 है स्टार्टअप टाइम, जिसकी आईडी 174 है। वो क्या कह रहा है कि जो एप्लीकेशन है 10 सेकंड के अंदर अंदर स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं इट शुड बी डिस्प्लेड विद इन 10 सेकेंड्स आफ्टर इट इज़ बीइंग स्टार्टेड। एडिट रिस्पॉन्स टाइम इज़ कि अगर हमने कुछ भी उसमें एडिट करा है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर उसमें वो चीज़ एडिट हो जानी चाहिए। सो दिस इज एडिट। स्मूथ स्क्रॉलिंग मतलब स्क्रॉल करते हुए अगर ये स्पीड है तो हमको इसमें जर्क्स नहीं लगने चाहिए, मीन्स स्क्रीन फ्लिकर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें एक एसआरएस के अंदर लिखी हुई होती हैं। ये अभी हमने स्मूथ स्क्रॉलिंग देखा, उसके नीचे डॉक्यूमेंट साइज़ है। इसका जैसे आप जीमेल में कोई भी फाइल अटैच करते हो तो वो 25 MB की होती है, तो फिर वो ड्राइव के ऊपर अपलोड होती है। ऐसे ही यहाँ पे साइज़ दे रखा है कि कितने साइज़ तक का डॉक्यूमेंट हम उसमें अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, स्टैंडर्ड कंप्लायंस, सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स, that the application shall run on the latest version of the Chrome or Firefox browser. The application shall not send any project data to the internet, and the application shall sanitize any data input or imported by the users. So इस तरीके के कुछ फीचर्स होंगे ये रिक्यू सॉफ्टवेयर के। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, फिर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, रेफरेंसेस, रिक्यू यूजर्स नीड्स। तो ये इस तरीके का एक एसआरएस होता है हमारा, राइट। सो आप लोगों को एक ओवरव्यू पता दे दिया है मैंने कि अगर व्हेन यू पीपल विल गो इनटू द कंपनी एंड व्हेन द रियल एसआरएस विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू कैन रिकॉल दैट यस वी हैव सीन एसआरएस समवेयर, एंड ये वाला जो एसआरएस है वो इस तरीके से दिखाई देता है। सो आई होप मेनी थिंग्स have got cleared from this SRS. Any doubt in this to anyone? Any doubt to anyone? Other students? Ankit, Ashutosh, Chirag, Khyati, Prachi. सो हम वापस से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं जिसमें हम पहले पढ़ रहे थे। सो हमने STLC सब पूरा कंप्लीट कर लिया था। STLC के बाद एक सेकेंड, आई एम ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। Now, so today we will discuss about that what is manual testing, and then goals of manual testing, then types of manual testings. उसके बाद we'll see how to perform manual testing, myths about manual testing, और उसके बाद
मैनुअल टेस्टिंग के अंदर और ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम लोग पता करेंगे। सो गिरीशा, अकॉर्डिंग टू यू what can be a manual testing? Some manual testing, according to me, is stand somewhere like software testing only, or the SPLC cycle which we have studied. Okay, so manual testing is that जहाँ पे हम मैनुअली सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें कोई भी ऑटोमेशन टूल का यूज नहीं करते हैं। So this is your manual testing. So I will write the definition. Manual testing is a type of software testing where testers manually execute the test cases without using any automated tools। तो जैसे मैंने आप लोगों को वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन टेस्टिंग के बारे में बताया था या नहीं बताया था? आई थिंक नहीं बताया था। एक फॉर्म के ऊपर मैंने आपको सिखाया था कि कैसे वैलिडेशन टेस्टिंग होती है। गिरीशा, Yes, sir. मैंने आपको बताया था फॉर्म के ऊपर एक वैलिडेशन टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। नहीं सर, नहीं एग्जाम्पल बताया। तो फिर एग्जाम वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है और कैसे परफॉर्म करती है, ये सब बताया था। कोई एग्जाम्पल मिले तो शायद नहीं बताया था। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं इधर देखिए स्क्रीन के ऊपर ये एक लिंक है। थर्ड CSCC के बच्चे ने मुझे लिंक दिया था। इसके ऊपर हमने उस दिन वैलिडेशन टेस्टिंग उस सेशन में परफॉर्म करी थी कि वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है। तो आज मैं वही आप लोगों को दिखा दूंगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली वैलिडेशन टेस्टिंग। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। ये देखिए इसके इसमें ये एक स्कूल रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर इस फॉर्म के ऊपर हम लोग वैलिडेशंस देखेंगे कि वैलिडेशन चेक क्या होता है और कैसे लगा हुआ होता है। और उसके साथ साथ वी विल सी दैट कि वैलिडेशन टेस्टिंग मैनुअली कैसे परफॉर्म करी जाती है। तो आपको इसको देखने के बाद एक तो वैलिडेशन टेस्टिंग के बारे में पता चलेगा, दूसरा मैनुअल टेस्टिंग के बारे में पता चलेगा कि मैनुअली कैसे टेस्ट करते हैं। अब जैसे सपोज ये जो स्क्रीन है जो आपके आपके उस पर दिख रही है, अब देखिए इसमें अगर आपको टेस्टिंग करनी हो सिर्फ इतने में तो क्या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? बता सकते हैं मुझे? Is there any problem into it?
एनी आइडिया? सतीश, एनी आइडिया? नो सर। सर ये तो एक तरह का ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी हो जाएगा ना? ऑटोमेशन क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि ऐसे मतलब एक तरह का टूल ही समझ लीजिए कि ऐसे कर रहे हैं ना ऑनलाइन या फिर किसी थर्ड पार्टी की नहीं, सहायता हम से। कोई टूल की हेल्प नहीं ले रहे, हम मैनुअली कर रहे हैं। जैसे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं वैसे हमने पेज ओपन करा। अब देखिए यहाँ पे स्कूल रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन नेम, और इंस्टीट्यूशन नेम और जो थर्ड हेडिंग है उसके बीच में काफ़ी गैप है। तो ये आपकी GUI एक बग है, दिस इज अ GUI बग। इस तरीके से टेस्टिंग करते हैं। फिर देखते हैं इस फॉर्म के बॉर्डर्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बॉर्डर कट रहा हो या कोई बॉर्डर ऊपर जा रहा हो या कोई बॉर्डर नीचे को आ रहा हो। तो नहीं, ये सब चीज़ ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो नॉर्मली आप लोगों ने फॉर्म्स के अंदर देखा होगा कि जहाँ पे भी हमारे जैसे जीमेल में साइन इन करते हैं या किसी गूगल के फॉर्म में साइन इन करते हैं, और नेम में अगर इफ़ आई राइट स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर नंबर्स, तो वो उसमें क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर योर करेक्ट नेम, एक मैसेज जनरेट हो जाता है दैट प्लीज़ एंटर योर करेक्ट नेम। ऐसे ही लास्ट नेम के अंदर हम कुछ भी नंबर्स भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम स्पेशल सिंबल्स भी इसमें लिख सकते हैं। इज़ इट विजिबल टू यू? यस सर। तो मैंने इसमें ये लिख दिया। लिखने के बाद कोई एरर मैसेज नहीं आया, ये रेड कलर में भी शो नहीं हुआ, मतलब कि इसमें कोई वैलिडिटी नहीं लगा रखी। किसी का नाम एट द रेट से तो शुरू नहीं हो सकता, या किसी का नाम नंबर से भी शुरू नहीं हो सकता। लास्ट नेम भी गलत है। तो यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ होता तो हम उसको बोलते कि ये एक वैलिडिटी चेक लगा रखा है इसमें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए। अब उसके बाद एम आई क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, दैट व्हाट इज दिस एम आई। सो लेट्स लीव इट ब्लैंक। कोई मैंडेटरी चेक नहीं है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ मैंडेटरी है, कौन सी चीज़ मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बर्थ डेट लिखी हुई है 8th, डे इज़ 26 एंड ईयर इज़ 2020। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस बर्थ डेट को और आगे की कोई सी भी डेट, आगे आने वाले ईयर्स की मैं कोई सी भी डेट डाल देता हूँ। जैसे 2051 में मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली। तो अब देखिए यहाँ पे, इज़ इट पॉसिबल कि ये वाली बर्थ डेट हो किसी की? नो सर। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद लेट्स से डे है। डे में मैं ऑलमोस्ट 31 डेज होते हैं, तो मैं इसमें 32 डाल के देखता हूँ। तो 2, जैसे आई एम प्रेसिंग 2, इट्स नॉट टाइपिंग, मीन्स यहाँ पे एक वैलिडिटी चेक लगा रखा है। उसके बाद मंथ में 12 मंथ्स होते हैं, मैं 56 मंथ डाल रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। ज़ीरो को हटा के भी, ज़ीरो भी नहीं हट रहा है इसमें, और 1 3 3 भी काम नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे वैलिडिटी चेक लगा रखा है, क्योंकि ये इन्होंने कैलेंडर से उठा रखा है, तो कैलेंडर से आगे की डेट भी भी जा रही है, तो ये कोई वैलिडिटी यहाँ पे नहीं लगाई हुई। उसके बाद देखिए जेंडर, इसमें कोई सा भी ड्रॉप बॉक्स है इसमें। तो इसमें हमने लेट से ये सेलेक्ट कर लिया। एथेंटिसिटी में भी एक ड्रॉप बॉक्स है, तो लेट से हमने इसमें ये मिडल ईस्टर्न सेलेक्ट कर लिया। ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस में हमेशा ईमेल, अगर आपने यूट्यूब पे या जीमेल पे कुछ भी लॉगिन करके देखा हो,
लॉगिन करके देखा हो तो उसमें अगर गलत ईमेल डाल के देखा है तो वो दिखा देगा कि दिस ईमेल इज इनकरेक्ट, प्लीज एंटर अगेन। तो वो उसमें क्या चेक करता है कि एट साइन है और डॉट साइन है, अगर ये दो कैरेक्टर्स हैं इसका मतलब कि कोई ठीक ईमेल आईडी ही होगी। वो ये नहीं चेक करता कि ये ईमेल आईडी चल भी रही है या एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है, नहीं, लेकिन ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है वो सिर्फ ये अब उसको देखता है कि ये ईमेल आईडी के फॉर्मेट में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ इसमें, ईमेल आईडी के फॉर्मेट में मैंने नहीं लिखा। एंट्री ईयर में भी आई कैन टाइप एनीथिंग, ग्रेड में भी आई एम टाइपिंग एनीथिंग, सेमेस्टर में भी कुछ भी मैंने लिख दिया। उसके बाद हैव यू अप्लाइड और अटेंडेड टू स्कूल, नो। करंट रेजिडेंस इंफॉर्मेशन, लेट्स लीव इट ब्लैंक। होम फोन नंबर, अब फ़ोन नंबर में देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स कभी भी नहीं हो सकते, आई एम टाइपिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू इट। सी एरिया कोड में भी मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए और फ़ोन नंबर में भी मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए। सेम यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे भी मैंने कर दिया। अब उसके बाद हम टैब से भी देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ कि माउस से क्लिक करके, जैसे एड्रेस सेलेक्ट हो गया, अब एड्रेस के नीचे वाला स्ट्रीट एड्रेस टैब से इस पर फोकस जा रहा है या नहीं जा रहा, तो टैब से देखा तो फोकस जा रहा है, ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर उसमें कोई एरर नहीं है, सो टैब इज वर्किंग इन टू दिस। अब ये सारा हमने डेटा गलत भरा, अगर अभी भी कोई वैलिडिटी चेक होगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मैसेज शो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कोई मैसेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा, देखिए कोई भी एरर शो नहीं हुआ, ये हमको दूसरे पेज के ऊपर ले गया। अगेन वील डू द सेम मिस्टेक, यहाँ पे हम नंबर्स लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे, यहाँ पे भी हमने नंबर्स लिख दिए। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर हमको लिखना है, सो यहाँ पे फ़ोन नंबर्स में मैंने कैरेक्टर्स लिख दिए, अगेन मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख दिए। उसके बाद सेम थिंग कैरेक्टर्स एंड देन सेम थिंग कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, कुछ भी लिख दीजिए, इसमें कुछ भी लिख दिया, कोई वैलिडिटी चेक इस फॉर्म के ऊपर नहीं लगा हुआ है। स्कूल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स में मैंने स्कूल नेम लिख दिया, सिटी में भी मैंने कुछ भी लिख दिया, कोई इसमें चेक नहीं है। अब देखिए डेट स्टार्टेड एंड डेट एंडेड, सो डेट सेलेक्ट स्टेट IL। अब डेट स्टार्टेड को मैं पीछे की डेट रख दूँ, आइडली पीछे की डेट नहीं होनी चाहिए, सो मैं इसको पीछे की डेट रख देता हूँ। लेट्स से मैंने ये कोई डेट रख दी। अब उसके बाद डेट एंडेड में नहीं, इसमें हमको आगे की डेट लिख रख देते हैं कि स्टार्ट आगे हुआ है, और जैसे ये स्टार्ट 29 में हुआ है और ख़त्म कब हुआ है, पहले कभी ख़त्म हो गया, मीन्स दिस इज़ नॉट वैलिड। तब चेक करते हैं यहाँ पे कोई वैलिडिटी लगा रखी है नहीं लगा रखी। सो लेट्स से ये 1983 में एंड हो गया था और 2029 में शुरू हो गया था। अब इसके बाद ये नोट्स है, नोट्स के बाद यहाँ पे हमें सबमिट करना है। सो द मोमेंट आई विल सबमिट इट, आई विल क्लिक ऑन सबमिट।
तो ये गलत डेटा, सारा का सारा गलत डेटा जो मैंने इसमें फिल करा है ये डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन, वैलिडिटी चेकिंग। ये इसमें वैलिडिटी चेक्स लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे। इज इट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस? सर क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी एक बग है नोट्स वाले और इसके नीचे वाले सेक्शन में। कोई बता सकता है मुझे क्या बग है? एनी आइडिया? नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। नहीं, ऑप्शन का तो कुछ नहीं है इसमें। ये तो इन्फॉर्म करने के लिए, नोट्स के लिए दे रखा है ये। क्या और सर, क्या चीज? नोट्स वाले सेक्शन में कोई एक बग है। क्या बग है? सर नोट्स के अंदर सर कोई टाइप गैप करने का स्पेस नहीं प्रोवाइड करा हुआ उन्होंने। गैप गैप स्पेस सर ज़्यादा है। गैपिंग। पेज ज़्यादा है, एंड ठीक है। उसको एक और एक डिक्लेरेशन नोट करके फिर उसके बाद इसके लेफ्ट साइड में रहना चाहिए था। डिक्लेरेशन नॉट करेक्टेड। ऐसा मीन्स नोट्स लेफ्ट साइड में, उसके बाद ये पैराग्राफ इधर इसके राइट साइड में होना चाहिए था, लेफ्ट नहीं, ऐसा नोट ऐसा के। कुछ नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, वो कुछ नहीं है। और देखो और क्या है। सर इसके अंदर नोट्स लिखा हुआ है लेकिन उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके अंदर ये बता रखा है कि आप ऑफिस को बताइए कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो। लेकिन इसके अंदर कोई ये नहीं बता रहा कि आप इसके नीचे टाइप करके बताओ, या कोई मेंशन नहीं है कि आपको कहाँ पे बताना है। उसके नीचे ही बताना है क्योंकि लिखा हुआ है उसमें, प्लीज इन्फॉर्म द ऑफिस ऑफ एनी वाइटल इंफॉर्मेशन यू थिंक दे मे नीड। प्लीज इन्फॉर्म लिखा हुआ है ना बेटा नीचे। यश, और कुछ ढूंढो। सर प्लीज और इन्फॉर्म तो लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर लिखा प्लीज इन्फॉर्म द ऑफिस फॉर एनी वाइटल इन्फॉर्मेशन यू थिंक। तो लेकिन उसके अंदर हम्म ये नहीं लिखा हुआ कि इसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करा हुआ है। तो उसमें कुछ बता नहीं सकते कि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करके अपना सजेशन आप लीव कर सकते हैं कैसे। ठीक है, चलो और ढूंढो। ये वेरी गुड नोट्स नहीं यश। होना और चाहिए। नोट्स नहीं होना चाहिए था। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो वी हैव टू पुट नोट्स। और देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है। अंडरलाइन सर। अंडरलाइन क्या अंडरलाइन होना चाहिए? नोट्स के पास अंडरलाइन है वहाँ पे। सर टेक्स्ट बॉक्स की वैलिडिटी होनी चाहिए कि आप इतने वर्ड्स वगैरह में टाइप कर सकते हो। वेरी गुड, टेक्स्ट बॉक्स की एक वैलिडिटी भी होनी चाहिए। और टेक्स्ट बॉक्स के राइट साइड में देखिए आप, दो एरोज आपको दिखाई दे रही हैं। उसमें से जो नीचे वाली एरो है वो एक्टिव है, ऊपर वाली फ्रीज्ड है। जबकि अगर हम दो लाइन से ज़्यादा लिखेंगे तो नीचे वाली एरो एक्टिव हो, तब वो एक्टिव होनी चाहिए। ये अभी ही एक्टिव है। आर यू एबल टू सी इट? यस सर। सो दिस इज अ बग। अगर एक लाइन लिखी हुई है तो एरो की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको। अगर दो से ज़्यादा लाइंस लिखी होती, ज़्यादा लाइंस लिखी होती हैं तो इसका मतलब कि हमको एरो की ज़रूरत है। क्लियर है बेटा? ये पता चला इसमें क्या बग है? यश, यस सर। सतीश,
सर आपने लास्ट वीक क्या क्या पढ़ाया था? क्या बेटा? आपने लास्ट वीक में क्या पढ़ाया था? लास्ट में ये बताया था बेटा, देखो ये एक्टिव है, ये लास्ट फ्रीज है, ये एक्टिव है। सर ये तो समझ आ गया, तो मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ आपने लास्ट वीक में क्या क्या पढ़ाए थे? लास्ट वीक में मैंने STLC सारा कंप्लीट करवा दिया था। सर तो इसके नोट्स वगैरह आपने अपलोडेड करे हुए हैं बीच में? नोट्स तो बेटा मैंने नहीं करे, लेकिन ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लिखते हैं वो अपलोड कर रखा है मैंने, उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। सर आप एक बार नोट्स प्रोवाइड करा दोगे सर? एक्चुअली हम लोग रिमूव हो रखे थे इस टीम्स में से, आज ही ऐड हुए हम दोबारा, ठीक है, सो बेटा, इसलिए। यस ओके, सर, सो हाँ। आई विल गिव यू अ लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एल्स इफ यू विल search this topic on Google, you will get ample amount of information. और सर इसका सेशनल्स तो होंगे ना इसका मैनुअल टेस्टिंग सेशनल के? नहीं होगा, इसका सेशनल मैनुअल नहीं टेस्ट होगा। तो सर कोई असिस्टेंट वगैरह की तरह ही होगा इसका भी, जैसे इसमें आप इसमें देते जो हो? इसमें आपकी क्लास परफॉर्मेंस, इसमें आपके असाइनमेंट्स, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर ही इंटरनल्स लगाए जाएंगे। ओके सर। और सर सेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम भी नहीं होगा फिर तो? यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी नहीं होगा फिर तो। आप लोग चेक ओके कीजिए ना सर। अपने उसमें सिलेबस में कि है या नहीं है टेस्टिंग, है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। Have you ever opened your सर, university syllabus? हाँ सर। उसमें है या नहीं है, चेक नहीं करा? सर मैनुअल टेस्टिंग देखा नहीं था, दिखा नोट ही नहीं सर था सही नहीं से। है उसमें। नहीं है उसमें, एक बार ये और आप चेक कर लीजिएगा। ओके। सो इसको हम वी कॉल इट एज योर वैलिडेशन टेस्टिंग। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि नेम है या नहीं है, फ़ोन नंबर है या नहीं है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 1 नहीं है, इसमें 2 है, 1 नहीं है। उसके बाद फिज़िकल मेडिकेशन इंफॉर्मेशन है या नहीं है। एक चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, वो होती है हमारी वेरिफिकेशन। और जैसे हमने ये टेस्ट डेटा डाल के चेक करा है, जैसे हमने गलत फ़ोन नंबर डाल के चेक करा है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। वी कॉल इट एज वैलिडेशन। और बाकी सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि जैसे ये कॉलम है या नहीं है, ये कॉलम है या नहीं है, दैट इज़ योर वेरिफिकेशन। आया ये समझ में सबको? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट टू एनी वन? सर आ गया समझ। ठीक है बेटा। सो तो इस तरीके से मैनुअल टेस्टिंग होती है। मतलब हम कोई किसी भी टेस्टिंग को बिना किसी ऑटोमेशन टूल के साथ कंडक्ट कर रहे हैं तो उसको वी कॉल इट एज ए मैनुअल टेस्टिंग। सो कोई भी एक एप्लीकेशन जिसकी ऑटोमेशन नहीं हो हुई, उसको हम ऑटोमेशन होने से पहले भी मैनुअली टेस्ट कर सकते हैं। और मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है? मैनुअल टेस्टिंग में ज़्यादा एफर्ट लगता है एज कंपेयर टू योर ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग में किसी टेस्टिंग टूल की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। और एक इसके अंदर फंडामेंटल होता है दैट 100% automation is not possible in टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर 100% ऑटोमेशन
पॉसिबल नहीं है. So this makes manual testing imperative. Now we will talk about the goals of manual testing. Goals of manual testing. Goals के अंदर जो सबसे पहला गोल है, that the key concept of manual testing is to ensure that the application is error free. उस एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है और वो जो भी हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स SRS में लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. So this is the goal of the testing, the first goal. The key concept of, I'm writing in short, manual testing to ensure that the application is error free, कोई भी एरर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ and is working in conformance to the specified functional requirements. और जो इसका सेकेंड गोल है, that is test suits. Now what is test suite? We have already discussed this test suite. Who will explain me? What is a test suite? सर उसमें टेस्ट सीट में टेस्ट प्लान करते हैं कि टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड उसको मॉड्यूल वाइज डिवाइड करते हैं टेस्ट को, मीन्स फिर उसका स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे टेस्ट करना है, एंड फिर टेस्ट केस का डॉक्यूमेंट उसको भी लिखते हैं कि उसका टेस्ट केस में क्या क्या रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट में ऐड होगा. तो दिस इज टेस्ट केस. Okay, Girisha, what is test suite? Sir, basically, it is the collection of all the test cases which a tester tends to perform while software testing. It is a Collection of all the cases. Test collection of all the documents which have been designed in testing phase. So what are the documents? Test plan is there, test suite is there, and then bug report is there. So all these things, all the documents which were made during the testing phase, we collect them together and we say that this is your test suite. Pura complete package ko we call it as a suite, right? So this is for the documents. So test suite or cases are designed during the testing phase. During the testing phase and should have 100% test coverage. क्लियर है ये सेकंड पॉइंट सबको? क्लियर है बेटा ये सबको सेकंड पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Third is, it also makes sure that the reported defects are fixed by developers and retesting has been performed by the testers
on the fixed defects. Who will explain me this point? Who will explain me this point? It's very simple. It is regression testing, sir. Okay. Anyone else? Yash, can you explain this? Yes, sir. Third point. Yes, 1 minute. सर इसके अंदर ये लिखा है कि जो हमारा टेस्ट शूट होता है इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जितने भी हमारे डिफेक्ट रिपोर्ट किए गए थे यूजर के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू वो सारे डेवलपर ने फिक्स कर दिए हैं और सारे टेस्टिंग जितनी भी टेस्टिंग की स्टेजेस थी वो सारी रिपरफॉर्म्ड हो गई हैं उस पर्टिकुलर डिफेक्ट के लिए और डिफेक्ट रिजॉल्व हो गई। तो ये एक हमारा गोल है टेस्टिंग का कि जितने भी हम ये नहीं बोल सकते कि 100% बग्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन जितने भी हमने बग्स आइडेंटिफाई करे हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं, ये हमको इंश्योर करना है। और उसके साथ साथ हमको ये भी इंश्योर करना है कि रीटेस्टिंग उन बग्स के ऊपर दोबारा से रीटेस्टिंग हो गई है या नहीं हुई है, कि वो ठीक हो भी गए हैं या सिर्फ वैसे ही वी हैव सेड दैट ये ठीक हो गए हैं। सो दिस इज योर goal of software testing, this manual testing. So basically this testing checks the quality of the system and delivers bug free product to the customer. So the fourth goal is to deliver bug product to the customer. ठीक है. Now we will move on to various types of manual testing, that how many types of manual testing do we have, right? So we have manual testing types. The very first one is your black box testing. How many of you have heard this name, black box testing? Satish, you have any idea what is black box testing? Or anyone else? Yash, Girisha? फिर क्या black box testing. सर जैसे एरोप्लेन एयरपोर्ट प्लेन्स वगैरह में ब्लैक बॉक्स होता है वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है इसमें. सर इसमें जो फिर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन होता है उसको टेस्ट करते हैं सिर्फ शायद. इसमें सिर्फ जैसे इसका नाम है ब्लैक बॉक्स, तो इसके अंदर क्या है कि इनपुट जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाला इनपुट चेक करते हैं कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है. वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द इनर मोस्ट डिटेल्स एंड द फाइनर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट. तो एक वो ब्लैक बॉक्स की तरह है, सिर्फ हमको इनपुट दिखाई दे रहा है कि हम इसमें इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वो दिखाई दे रहा है. तो जैसे अगर किसी को कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो वो क्या बोलेगा, वो तो बोलेगा कि मैंने ईमेल को भेजा लेकिन वो वहाँ पे नहीं गई, तो वो क्या बोला, वो इनपुट ही इज गिविंग यू, ही इज सेइंग दैट आई हैव गिवन इनपुट कि ये मेल मैंने सेंड करी लेकिन वो मेल वहाँ पे नहीं पहुँची. तो ये होती है आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. उसको ये नहीं पता कि मेल क्यों नहीं गई, किस रीज़न की वजह से नहीं गई, कौन सा प्रोटोकॉल उसमें फेल हो गया जिसकी वजह से नहीं गई, या कौन सा ऐसा कीवर्ड उसने लिख दिया जो उसने उसको स्पैम में काउंट कर लिया और वो स्पैम में चली गई.
वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। हमको सिर्फ ये होता है कि जो भी इनपुट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है ठीक या नहीं आ रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसके जस्ट ऑपोजिट होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें क्या हो सकता है गिरीशा? यस सर। इसमें क्या हो सकता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में? इफ आई से कि ये ब्लैक बॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो ब्लैक बॉक्स मैंने अभी आपको समझा दिया, तो वाइट बॉक्स में क्या होगा? तो वाइट बॉक्स में कि मतलब कोड्स वगैरह हमें पता है, कोडिंग की नॉलेज है, तो हमें रीजन पता है कि हमारा क्या फॉल्ट हुआ। हम वी गो इनटू द इनर मोस्ट डिटेल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर। राइट, सो ये हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग है कि हमने इनपुट प्रोवाइड करा, वो इनपुट किस किस मॉड्यूल के अंदर गया, क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग में कहाँ पे गलती हो रही है, तब हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट ठीक नहीं आ रहा। सो एवरीथिंग वी आर कंसिडरिंग इन दिस वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो इसीलिए इसका नाम वाइट बॉक्स टेस्टिंग रखा हुआ है। थर्ड जो मैनुअल टेस्टिंग का टाइप है वो हम सब ने पढ़ रखा है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद है सिस्टम टेस्टिंग, उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन उसके बाद है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होगा यश? यश एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होगा बेटा? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पता नहीं सर। गिरीशा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बता रखा है ये मैंने आप लोगों को। यस एक्सेप्टिंग टेस्टिंग मतलब हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमने उसमें काम किया है और जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी हमने उसको फुलफिल किया है या नहीं किया है। हम कंपेयर करते हैं जो हमारा रिजल्ट आया है और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब खरीदने के लिए वी गो टू दैट इलेक्ट्रिसिटी शॉप। सो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि आई नीड अ ट्यूबलाइट और अ बल्ब ऑफ दिस मच वॉट, तो वो हमको एक बल्ब दे देता है। सो जैसे ही वो हमको बल्ब देता है तो उसके ऊपर एक चीज़ लिखी होती है, आप लोगों ने अगर उसको नोटिस करा हो, दैट इज ओके टेस्टेड का एक स्टिकर लगा हुआ होता है। हैव यू सीन इट? यस सर। सो ओके टेस्टेड का मतलब क्या होता है, क्यों लगा होता है वो स्टिकर? तो सारी टेस्टिंग कंडीशंस अप्रूव्ड है और जो हाँ, यूजर को चाहिए वो वही देगा। यानी कि जब वो एलईडी बल्ब या सीएफएल बल्ब उस कंपनी में मैन्युफैक्चर हो गया था, उसके बाद कंपनी वालों ने अपनी तरफ से एक टेस्टिंग करके दी थी जिसमें उन्होंने देखा कि दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग फाइन, उसमें कोई भी एरर या कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं है। दिस इज नॉट अ डिफेक्टिव पीस विच वी आर सेलिंग इट टू यू। इसलिए उन्होंने उसको उस पर रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस पर निशान लगाने के लिए उन्होंने उस पर एक स्टिकर लगा दिया ओके टेस्टेड का। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई CFL बल्ब खरीदने जाता है या ट्यूबलाइट खरीदने जाते हैं तो वी से टू दैट ओनर ऑफ दैट शॉप कि आप इसको एक बारी चला के दिखा देंगे। तो उसके पास होल्डर्स होते हैं बहुत सारे, वो उसमें किसी भी होल्डर में उसको लगाता है और वो जल जाता है और फिर उसके बाद वो निकाल के हमको दे देता है कि लो इट्स वर्किंग फाइन। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ शॉप्स में होता है कि जैसे ही आप शॉप से बाहर गए तो उस चीज़ की वारंटी ख़त्म हो जाती है।
तो इसलिए वो शॉपकीपर अपने एंड से कि मैं सही चीज़ दे रहा हूँ उसको जला के और आपको दिखा देता है. हैव यू सीन दिस थिंग? हैव यू नोटिस दीज थिंग्स? Yes or no? Yes, sir. Yes, All sir. are sleeping. So, It's 4 in the evening and all are sleeping. नो सर, नॉट। शायद जरा बीच बीच में लैग हो गया था, इस वजह से माइक ऑन नहीं हुआ. वॉइस कट जाता है बीच में. ओके ओके. सो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. मतलब इवन दो इट इज टेस्टेड, लेकिन फिर भी हमने शॉपकीपर को बोला कि आप इसको एक बार ही जला के दिखा दीजिए इस बल्ब को, इट्स वर्किंग फाइन और नॉट. तो ऐसे ही जब भी हम, जैसे लेट्स सपोज किसी ने कॉलेज की एक वेबसाइट बनवाई है, तो जब वो वेबसाइट बन के आएगी तो आप उसको ओपन अप करके देखेंगे ना कि उसमें क्या क्या फीचर्स डाले, क्या छोड़ दिया, क्या कर दिया. दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. आप मार्केट में गए, मार्केट से आप एक शर्ट खरीद के लेके आए, घर आते ही आपने वो शर्ट पहन के देखी, क्या ये ठीक है या नहीं है. दिस इज योर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. आपने उस शॉपकीपर के ट्रायल रूम में जाके पहन के देखी वो शर्ट, इज इट अकॉर्डिंग टू माई साइज और नॉट. दैट इज योर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. अब आया क्लियर समझ में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? भूलोगे तो नहीं? यस सर, आ गया. ठीक. एनी डाउट टू एनी वन इन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? No, sir. So these all kind of testings come under your manual testing. अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मिथ्स का, उसको भी हम डिस्कस. हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग. यस, हाउ टू परफॉर्म टेस्टिंग. So the very first step is that read and understand the software project documentation or guides. So सबसे पहली जो चीज़ that is very much essential, that you should, as a tester, you should always read the SRS and each and every functionalities which is present in that SRS. And after that, second step is to draft the test cases that cover all the requirements mentioned in the document. तो जैसे हम RTM में हर एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट टेस्ट केस आईडी को के साथ 1-to-1 मैपिंग कर रहे थे, उसी तरीके से वी हैव टू चेक दैट वेदर we have created the test cases for all the requirements or not. Then third is your review and baseline the test cases with team lead and client. एक बार आपने टेस्ट केसेस को बना लिया, उसके बाद आप उसको क्लाइंट के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, उसके टीम लीड के साथ, अपने सीनियर्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर हैं तो वो मॉडिफिकेशंस पहले ही हो जाएं टेस्ट केसेस में. फिर उसके बाद उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना. ये होता है मेन मोटिव मैनुअल टेस्टिंग का, कि एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस ऑन द AUT. AUT इज योर एप्लीकेशन अंडर टेस्ट. फिर उसके बाद जो भी एरर्स उसमें से निकल रहे हैं उन एरर्स को रिपोर्ट करना, और उसके बाद जैसे ही एरर्स ठीक हो जाते हैं, वंस द बग्स आर फिक्स्ड, उनको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखें, या फिर रीटेस्टिंग करके देखें, या फिर रीग्रेशन टेस्टिंग करके देखें. किस लिए? ये चेक करने के लिए कि ये जो बग्स हैं ये ठीक हो गए हैं या नहीं हुए हैं. सो दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच अ टेस्टर कैन परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग. क्लियर है ये? Yes, sir. तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया था? स्टेप 1 में क्या बताया था? रीड SRS. सेकेंड वाले में क्या बताया था? ड्राफ्ट टेस्ट केसेस covering all the requirements as per SRS. स्टेप 3 क्या बताया था?
review and baseline the test cases with your seniors or team lead और क्लाइंट। स्टेप 4 में क्या कर रहा था? स्टेप 4 में एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस। स्टेप 5 में रिपोर्ट बग्स। स्टेप 6 में once the bugs are fixed, again execute the failing test cases to verify they pass, whether they are passed or not. So these are the 6 steps which we have discussed just now. I have written each one of you for your reference so that you do not forget it. So is it clear to each one of you? Any doubt in any of the step? clear है। Okay, so the next one is myths of manual testing. So ये हम I'll not write them, we'll orally discuss myths of manual testing. Give me a moment please. सबसे पहली जो myth है वो है that anyone can do manual testing. Now listen very carefully. The very first myth is that anyone can do manual testing, but that person should know each and every concept of manual testing. So the fact is that testing requires many skill sets. Then the second myth is that testing ensures 100% defect free product. तो ये हमने पहले ही आपको बोल दिया कि कभी भी 100% defects उसमें ना तो we can find, neither we can find out nor we can correct them. So the fact is that testing attempts to find as many defects as possible. Identifying all possible defects is impossible. कि हम 100% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट को फ्री प्रोडक्ट नहीं बना सकते। थर्ड मिथ जो है वो क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग ज़्यादा पावरफुल होती है मैनुअल टेस्टिंग से। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाई जिसमें लिखा था कि 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जब किसी चीज़ की जब ऑटोमेशन 100% पॉसिबल ही नहीं है so we will have to take help of manual testing also. So we can never say or that automation testing is more powerful than manual testing. उसके बाद लास्ट मिथ क्या है? that testing is easy. टेस्टिंग बहुत easy होती है, लेकिन टेस्टिंग एक extremely challenging task होता है। टेस्टिंग an application for possible use cases with minimum test cases requires high analytical skills. तो जब हमने qualities of a good software पढ़ी थी तब हमने लिखा था कि उसमें एक good टेस्टर के लिए
एनालिटिकल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है. तो टेस्टिंग इज नॉट ईजी, राइट? सो in the next class we will discuss about manual testing versus automation testing. Manual testing versus automation testing. How many of you have not submitted your assignment? सर Can हमारे you पास please? असाइनमेंट नहीं था Okay, so सर. those हम students who have joined this now, this teams now, so I will suggest them